हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 हिंदी प्लस सीडीपी में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के सामने मैं आपके सामने मैं सीडीपी का क्वेश्चन लेकर गया हूं, और ये सीडीपी का क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चन होंगे और आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो मैं अपने प्रयागराज कोचिंग सेंटर जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सीडीपी पढ़े होंगे तो अच्छा से अच्छा इस पर अपना स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसमें आपको देखना है और बताना है। इसमें बताना क्या है, देखिए, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने कहा था कि यह जो व्यक्तित्व है ये जन्मजात है और अर्जित, जो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, अर्जित करते हैं, कहीं से सीखने का काम करते हैं, अर्जित करते, ग्रहण करते हैं। तो ये प्रवृत्तियों का योग किसने कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो होंगे नहीं, फ्रायड नहीं होंगे, ऑलपोर्ट नहीं होंगे, तो होंगे कौन, वैलेंटाइन महोदय। मैं आशा ने विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है व्यक्तित्व अर्थ। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, देखो, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ये जो व्यक्तित्व दिख रहे हैं, अंग्रेजी के पर्सनालिटी का पर्याय है, माने पर्सनालिटी सबसे मिल करके बना है, जिसमें पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा। उस समय व्यक्तित्व का तात्पर्य बाह्य गुणों से लगाया जाता था, मतलब कि बाह्य मतलब बाहरी। ठीक है, हाँ। तो देखिएगा, व्यक्तित्व किस अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो कौन शब्द है, पर्सनालिटी से मिलकर के बना है, यानी कि परसोना। ठीक है, ये यूनानी भाषा, ये परसोना जो शब्द है कौन सा भाषा है, यूनानी भाषा है, और इससे मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा। क्या होता है, मुखौटा। ठीक है, यहाँ पर मास्क लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मास्क तो आप लोग को याद ही होगा पूरा कोरोना वायरस में। हाँ, चलिए, तो अब समझ गए होंगे। जस्ट हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, यदि किशोर हो, शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं, तो अगर बार बार तिरस्कार उसको छोड़ा जाता है या परेशान किया जाता है या समस्या उत्पन्न की जाती है, तो इससे क्या उत्पन्न होता है, इससे उत्पन्न होने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है। इसमें हीनता की भावनाएं आ जाती हैं, इसमें हीनता की भावनाएं आ जाती हैं, मस्तिष्क विकार उत्पन्न होता है, भय की भावनाएं होती है, तो मस्तिष्क अवरोध होता है। तो ये अवरोध तो होगा नहीं हमारा, ये ख़त्म हो गया। अच्छा, डर की भावनाएं, भय की भावना, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। मस्तिष्क विकार, ये भी नहीं होगा। हीनता की भावना, इसमें क्या आ जाएगी, हीनता की भावना आ जाएगी। ठीक है, इसमें हीनता की भावना आ जाएगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए, यदि किशोर, शिक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं, तो इससे उत्पन्न होता है क्या, हीनता की भावना। जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो भाई, मानव शरीर की कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र या जीनस पाया जाता है। तो जीनस तो नहीं होगा, यहाँ पर गुणसूत्र की बात करते हैं हम लोग। तो 23 गुणसूत्र नहीं होगा यहाँ पर, 23 जीनस नहीं होगा, और 46 जीनस नहीं होगा। तो कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। ठीक है, थर्ड 46 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। अच्छा देखो, मानव दिखाई दे रहा होगा दोस्त,
मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है। मानव की जो शरीर है किससे बना होता है मिलकर के दोस्त? कोशिकाओं से। और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोजोम्स होते हैं। एक समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 46 याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, बन सकता है, क्योंकि ये टेट सीटेट सुपर टेट की दृष्टि से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। छड़ों की आकृति वाले गुणसूत्रों के भीतर डीएनए होते हैं। जो छड़ों की आकृति वाले जो गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होते हैं? आपके डीएनए। डीएनए टेस्ट का नाम सुने हैं ना? बस वही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, छड़ों की आकृति वाले गुणसूत्रों के भीतर डीएनए होते हैं। याद आ रहा है? चलिए, गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोशिका जो होती है उसके केंद्र, सेंट्रल, यानी कि उसके सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, वो भी जीन ले जाते हैं। और वो कौन ले जाते हैं वहाँ पर? जीन ले जाते हैं। और माता पिता से संतान को वंशानुक्रम या पात्रों के हस्तांतरण में मदद करता है, या माता पिता की संतान को, यानी कि देखते हैं कभी कभी कि माता पिता से जो संतान उत्पन्न होता है, जो संतान मतलब जन्म लेता है, तो देखते हैं ना जैसे माता पिता मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तेज होते हैं। हाँ, तो ठीक उनके जैसे नहीं कहते हैं कि ये तुम पिता के ऊपर गया, अपने माता के ऊपर गया है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? ये हस्तांतरण मतलब कि उसको आगे बढ़ाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। कौन? गुणसूत्र। ठीक ना, इनको ले जाने काम कौन करते हैं? जीन ले जाते हैं। ठीक ना, आपको याद आ रहा होगा पूरी तरह से। चलिए जस्ट आगे बढ़ती है। यहाँ पर देखिए लिखा है, इंसानों में क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं और इनका एक सेट प्रत्येक माता पिता के विरासत में मिलता है। और एक जो सेट होता है ये माता पिता को मिलता है। ठीक है, महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम, मतलब पूछ सकता है इसमें कि महिलाओं में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा XX। ठीक है, जबकि पुरुषों में X और Y क्रोमोसोम होता है। X और Y होता है किसमें? पुरुषों में। पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX। बहुत याद करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, महिलाओं में ऐसे, कहाँ? यहाँ लिखते हैं ऐसे, महिलाओं में ऐसे, पुरुषों में बस X रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? Y रहेगा। सुपर टेट सीटेट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता, पक्का बनेगा, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन। हाँ, 4th क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप लोग और बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का तो सब ध्यान रखते हैं। आप इंग्लिश पढ़ाना है आपको, तो मैं थोड़े नहीं पढ़ाएंगे जाकर वहाँ पर। क्यों? अगर पढ़ाना चाहते तो पढ़ा सकते हैं, फिर भी आपको जो दिया गया उसी पर विशेष फोकस करते हैं। शिक्षार्थियों की आयु का, तो आयु का ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 10 वर्ष का बच्चा है, उसको ग्रेजुएशन का जो है कि क्या बोलते हैं BSc का मैथ सॉल्व कराएंगे तो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि 6 वर्ष का बच्चा है, उसको क्लास 10th का मैथ सॉल्व कराते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लास 5th का बच्चा है, उसको क्लास 12th का मैथ सॉल्व कराते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो विद्यार्थी की आयु का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ध्यान रखना चाहिए, इसका तो ध्यान मतलब कि ये नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो भाई नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का, अब भाई थोड़ा इतना तो ये तो है ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है व्यक्तिगत भिन्नता का। यानी कभी कभी देखते हैं कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं, विकलांग होते हैं, आँखों से अंधे होते हैं, उनको या पैर से चल नहीं पाते हैं, या मुंह से बोल नहीं पाते, गूंगे होते, पर कुछ इस तरह के बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा भी है कि पता चले कि अगर वो उससे आप कोई सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथ पढ़ाते हैं, अब मैथ पढ़ाते वक्त तो बेचारा जो है कि क्लास 1 से लेकर के 6 तक मैथ पढ़ाई नहीं है, डायरेक्ट 7 क्लास में चला गया है, तो वो कैसे सीख पाएगा? तो उसकी व्यक्तिगत जो भिन्नता, उसकी जो भिन्नता है, उसमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना एक टीचर का परम उद्देश्य है। ठीक ना, तो ये जरूरी होता है। तो अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर खुद पूछा है सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता पर। ये तो है ही है, विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, शिक्षा के प्रयोग भी, इसका तो ध्यान रखना, लेकिन सर्वाधिक ज़्यादा से ज़्यादा किसका ध्यान रखें? व्यक्तिगत भिन्नता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रियात्मक विकास प्रारंभ होता है। क्रियात्मक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? जन्म के दूसरे सप्ताह से
गर्भ के तीसरे माह से, जन्म के तीसरे माह से, गर्भ के दूसरे सप्ताह से बताने का प्रयास करिएगा। चलिए, अच्छा ये देखो, जन्म के दूसरे सप्ताह तो खत्म हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो होगा नहीं। जन्म के तीसरे माह से, जन्म लेने के बाद थोड़े ना क्रियात्मक विकास तो हमेशा होता रहता है भाई, उसके अंदर भी वो माँ के गर्भ में शिशु रहता तब भी होता रहता है। ये जन्म वाला जो चीज़ है ना, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर गर्भ के, ये तो गर्भ ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरे सप्ताह दे दिए ना, इसलिए भी कैंसिल हो गया। तो गर्भ के क्या होगा, तीसरे माह से, गर्भ के तीसरे महीने से, ठीक है। आओ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रियात्मक विकास का महत्व। भाई मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति के अंदर क्रियात्मक विकास हमेशा होता रहता है, व्यक्ति के अंदर क्रियात्मक विकास होता रहता है, ठीक है। और ख़ास तौर से बच्चे के अंदर क्रियात्मक विकास बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए तो क्रियात्मक विकास, अगर मैं आपको कहूँ कि भैया एक काम करो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार, तुम थक, मतलब कि पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं तो कहते हैं भैया छोड़ो, हटाओ यहाँ से, अब चलो सोते हैं, इस तरह से। लेकिन बच्चे को आप कहते हैं कि बेटा ये काम करो, तो वो बच्चा कभी थकता नहीं है। नहीं देखते, कभी खिलौने को बनाता है तो बार बार खिलौना टूट जाता है, फिर उसको बनाता है, फिर टूट जाता है, फिर उसको बनाता है, फिर टूट जाता है, तो बार बार उसको बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि उसके अंदर क्रियात्मक जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो एक्टिविटी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। बच्चे को वहाँ पर मत जाओ, लेकिन फिर भी जाएगा। लेकिन आपको 1-2 बार बोल दें तुम वहाँ जाओ तो नहीं जाओगे, है कि नहीं है। लेकिन उससे अगर एक बार कहते हैं कि वहाँ पर मत जाओ, फिर भी जाएगा वो, तो उसके अंदर एक क्रियात्मक विकास बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखो, ओह, क्रियात्मक विकास का महत्व, क्रियात्मक विकास का महत्व देख सकते हैं आप, क्रियात्मक विकास का महत्व। तो देखिए, क्रियात्मक अथवा गामक विकास का बच्चे के जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। क्रियात्मक एवं अथवा गामक विकास का बच्चे के जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। इसका मतलब कि बच्चे के लाइफ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही इसका महत्व होता है, आप समझ सकते हैं। यह महत्व प्रच्छ तथा प्रोच्छ दोनों रूप में देखा जा सकता है। शारीरिक विकास में सहायक होता है। गामक अथवा क्रियात्मक विकास के कारण बच्चे के शारीरिक रूप से विकास करता है और स्वस्थ होता है, ठीक ना। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। मानसिक विकास में सहायक होता है। ये क्या होता है, मानसिक विकास में भी सहायक, तो क्रियात्मक अथवा गामक योग्यताएं और क्षमताएं बच्चे के मानसिक विकास की सहायता करती है। किसकी, उसकी मानसिक विकास की क्या करती है, सहायता करती है, जिससे बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। अच्छा, समाजीकरण के लिए आवश्यक। क्रियात्मक विकास बच्चे के समाजीकरण के लिए आवश्यक है। इससे बच्चा दूसरे बच्चों के साथ रहना सीख जाता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। यानी क्रियात्मक विकास जो होता है, यह समाज के लिए, बच्चे के लिए बहुत मतलब कि उपयोगी है, क्योंकि बच्चा समाज से ही बहुत कुछ सीखता है। समझ पा रहे हैं ना। तो क्रियात्मक क्षमताएं जब उसके अंदर रहेगी तो समाज में दिख के सारी चीज़ों को बच्चा क्या करेगा, अपने अंदर उसको फॉलो करने का काम करेगा, ठीक है, ग्रहण करने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी। नवजात की भाषा कैसी होती है, देखो, क्रंदन की, ये तो नहीं होगा। बलबलाना की, जो छोटा बच्चा होता है बलबलाता है क्या, अरे नहीं भाई। देखो, क्रूइंग की और रुदन की, ये रुदन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा देखते हैं तो बहुत चिल्लाता है, रोता रहता है बच्चा, उसके अंदर रुदन की क्षमता बहुत ज़्यादा। यानी कि नवजात शिशु की जो भाषा होती है किस तरह की होती है, रुदन की होती है। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, प्रतिस्थानिक पुनर्बलन किससे संबंधित है। प्रतिस्थानिक पुनर्बलन स्किनर महोदय से, नहीं जी, नहीं होगा। सेलिगमैन का नहीं, मावर का नहीं, बेंडूरा का, अल्बर्ट बेंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़े भी होंगे, सामाजिकता का सिद्धांत भी पढ़े होंगे, अल्बर्ट बेंडूरा, ठीक है। प्रतिस्थानिक पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है, बेंडूरा से, बेंडूरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ देख लीजिए पुनर्बलन के बारे में। मैं यहाँ पर आपको ऐसे बताया हूँ कि सभी का एक्सप्लेनेशन रखा हूँ। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और दूसरी बात बहुत ज़बरदस्त पकड़ हो जाएगी आपकी। लेकिन भाई अब इम्पोर्टेंट कितना है तो आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए, पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल,
आंतरिक बल अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना अर्थात उन्हें प्रेरित करना जिससे छात्र अनुक्रिया कर सकें। ठीक है, पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल। आंतरिक मतलब अंदर से जो बल निकल, ठीक है, अंदर से जो मोटिवेशन प्रेरणा होती है उस चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पर। छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए जो उन्हें बल देने अर्थात उन्हें प्रेरित करने, जिससे बच्चों को आप क्या करें, मोटिवेट करें। जैसे बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा क्लास में फेल हो गया तो आप बोलते हैं अरे तुम तो कभी पास ही नहीं होगे, तो ये गलत चीज़ हो गई। ठीक है, अब पुनर्बलन निगेटिव और पॉजिटिव दो तरह का होता है। ठीक ना, तो आप उसको पॉजिटिव, अरे कोई बात नहीं बेटा, फिर पढ़ो, तैयारी करो, मेहनत करो, फिर आगे तो बढ़ोगे ही, क्यों आगे तो बढ़ोगे ही। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यहाँ थोड़ा देख लो। सूझ का सिद्धांत, ठीक है, गेस्टल्टवादियों का सिद्धांत, ये कहाँ से आ गया भाई। ठीक है, इतना समझो, ये ऊपर वाला जो दिया गया है ये ना जाने कहाँ से आ गया उठकर यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे हम लोग जस्ट बढ़ते हैं और यहाँ से मैं इसको स्किप करता हूँ। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से उधर गया है क्वेश्चन उड़ करके। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ के द्वारा। अच्छा भाई अब बताओ, सूझ के द्वारा, सूझ अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब कि सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव। अरे कहाँ से, पावलोव कहाँ से होंगे भाई? वुडवर्थ नहीं जी, का गलत आंसर लगाओ क्या है यहाँ पर? थॉर्नडाइक नहीं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इनका है। कोहलर का क्या है बताओ? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? कोहलर का। इसने किस पर प्रयोग किया था सबसे पहले? चिंपांजी नामक वनमानुष पर। ठीक है, आपको याद आ रहा है? आएगा, ज़रूर आएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा इनसे पढ़ लेते हैं कोहलर के बारे में। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत देखो, सन 1920 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। कहाँ पर? जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का क्या हुआ? उदय हुआ। इस संप्रदाय से संबंधित 3 व्यक्ति थे। कौन कौन, कितने व्यक्ति थे? 3। अरे यार इतना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखे फिर भी तुम लोग नहीं देख रहे हो, देखो इधर। ठीक है, 3 व्यक्ति थे। पहले थे मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर जो प्रवर्तक थे। ठीक है, दूसरे थे कोहलर जो प्रयोगकर्ता थे। देखो प्रवर्तक कौन थे? मैक्स वर्दिमर। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर। ठीक है, तथा तीसरे थे कोफ्जा जो सहयोग करता था। ये इंपॉर्टेंट है, सहयोग करने वाले कौन थे? कोफ्जा। ठीक है, ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाएं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चे समझे बस, गेस्टाल्ट किसे कहते हैं भाई? गेस्टाल्ट क्या होता है? सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कोहलर, चिंपांजी, बहुत कुछ। ये कहाँ से आ गया? तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई। ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाए थे तथा उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे गेस्टाल्ट सिद्धांत का नाम दिया था। कौन कौन? मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफ्जा, ये तीनों थे। ठीक है, और देखिएगा सिद्धांत के नाम जाना जाता है। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? देखो गेस्टाल्टवाद का जन्म उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के विरुद्ध हुआ था। उद्दीपन अनुक्रिया 2 चीज़ें होती हैं, ठीक ना? तो ये उद्दीपन और अनुक्रिया का क्या हुआ था? विरुद्ध हुआ था। आपको याद आ रहा होगा। गेस्टाल्टवाद को मानने वाले उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के विरोध में थे। इन्होंने अपना खुद का सिद्धांत दिया जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन? गेस्टाल्ट। ठीक है, जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति, पूरी आकृति, पूरी चित्र या संपूर्ण आकार या पूरा उसका जो शेप हो। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, किसने बुद्धि को शीघ्र अधिगम करने, किसने बुद्धि को शीघ्र अधिगम करने या उससे धारण करने की योग्यता कहा है? किसने कहा है? हायवर एवं फ्रायड। हैवर एवं फ्रायड ने। ये चीज़ें यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिएगा। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो भाई दोस्त मित्र, देखिएगा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? शिक्षक एक श्रेष्ठ होता है और शिक्षार्थी एक फॉलोअर होते हैं उसके। ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको यही बताऊंगा कि कभी भी एक शिक्षक को अपना चरित्र, अपना नैतिकता, अपना क्वालिटी, ये सारी चीज़ें सही से बना कर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसको फॉलो करते हैं। जैसे आप रहेंगे वैसे ठीक बच्चे क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये एक शीशे जैसे दर्पण, शीशे में जो दर्पण होता है ठीक वैसे मतलब को हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्त, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि करंट यहाँ चला गया, बिजली चली गई, इसलिए 5 मिनट वेट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे कि शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, कैसा वार्तालाप होना चाहिए, कैसे उनके सामने सारे चीज़ों का मतलब कि संघर्ष होना चाहिए, ये सारा चीज़ मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिएगा शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, तो स्नेह का, जी हाँ, स्नेह का संबंध उनके साथ होना चाहिए। दूसरा विश्वास का, हाँ ऐसा होना चाहिए ताकि शिक्षक छात्र पर विश्वास करे और छात्र शिक्षक पर विश्वास करे। ठीक है, सम्मान का, हाँ एक दूसरे का सम्मान करना। ठीक है, जैसे अपने शिक्षक का सम्मान करना, वैदिक कालीन सभ्यता से ही आप लोग देख रहे होंगे, पढ़े होंगे कि वैदिक कालीन सभ्यता से ही एक स्टूडेंट अपने शिक्षक का किस तरह से सम्मान करता है, कैसे उनके साथ मतलब कि व्यवहार करता है, ये सारी चीज़ पहले से ही चली आ रही है। ठीक है, जिसको किताबों में भी लिखा गया है। देखिएगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेवा। क्यों भाई, ये सारी चीज़ तो आप जानते ही होंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपसे बता दूं कि एक शिक्षक और छात्र का घनिष्ठ संबंध होता है, प्रेम का, व्यवहार का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आज के आपके सामने मैं ये 10 प्रैक्टिस लेकर के आया। इस प्रैक्टिस में बहुत कुछ आपको बताने का प्रयास किया मैंने, और ये वीडियो लगभग 21 मिनट का हो गया और ये 22-23 मिनट का ही हो जाएगा। तो मैं यहीं पर ब्रेक लेता हूँ और मैं आपसे आशा नहीं, उम्मीद या विश्वास करता हूँ कि ये कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिख करके। और दूसरी बात कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं आपके सामने और ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस लेकर के आऊँ। और दोस्त याद रखिएगा, मैं यहाँ पर प्रयागराज से, इलाहाबाद से, मैं आपको हर जगह ट्रीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, हर जगह सारी चीज़ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सीटेट का प्रैक्टिस, यानी कि सीटेट जो है, सीटेट के बारे में थोड़ा बता दूँ आपको कि जो सीटेट है ना, सीटेट, इस सीटेट के बारे में मैं पर्यावरण यानी इन्फॉर्मेट लेकर के आया हूँगा और पूरा पर्यावरण में सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास है। कुछ नहीं छूटेगा यार, बस विश्वास रखना मेरे पर, मैं सारा चीज़ बताऊँगा आपको। खुद मैं यहाँ पर नेट JRF और ISPCS की तैयारी करता हूँ इलाहाबाद से, और मैं उस टाइप से क्वेश्चन बताऊंगा जो आप सोचे नहीं होंगे कि अरे यार कभी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तो सीटेट के लिए ज़रूर दोस्त जुड़िएगा हमसे, और बिल्कुल 1 रुपये नहीं लगेगा, बिल्कुल सारा चीज़ फ्री बताऊंगा, बिल्कुल फ्री बताऊंगा, 1 रुपये नहीं लगेगा यार। आज तक किसी चैनल वाले आपको इस तरह से नहीं बताए होंगे। ठीक है, तो ये सीटेट याद रखिएगा। चलिए, एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और यहीं पर ब्रेक लेता हूं, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस सेशन में बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आगे बढ़ते